अभी एक सांसद हैं, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, आप जानती होंगी, उनका एक बयान आया था कि राजनीति में जो महिलाएं सक्सेस हो रही है या टिकट को लेकर या बाकी चीज, उन्हें सोना पड़ता है। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये बहुत ही वाहियात घटिया सोच है। महिलाओं पर एक दबाव होता है क्या कि आपको किसी नेता के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपको उसका फायदा मिले। वो भूल जा रहे हैं ना कि उनको जो वोटिंग करने आई थी उसमें भी महिलाएं थी। बाढ़ से आप तैयारी कर रही थी जी। बाढ़ में टिकट के लिए क्या आपसे भी पैसे की मांग की गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत है। अभी कॉकरोच जनता पार्टी खूब चल रहा है, पूरे देश भर में सोशल मीडिया में चर्चा है। ये युवाओं को भटका रहे हैं या युवाओं को जागरूक कर रहे हैं? आपका नजरिया क्या है इसमें? ये कॉकरोच है और कॉकरोच की तरह फैलते हैं, फिर एक टाइम आएगा कि वे बिल में जाके छुप जाएंगे या मर जाएंगे। पेपर लीक हो जा रहा है, नीट जैसे एग्जाम के पेपर लीक हो जाने, तो चुनौती तो है सरकार के लिए। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहानी हो जाती है। मैं तो कभी नहीं जुड़ी कॉकरोच जनता पार्टी से, कभी उनका सपोर्ट नहीं बनी थी। आज आपको चिढ़ है क्योंकि आप भाजपा में हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पटना का माहौल क्या दिखता है आपको? ये बेटियों के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से पटना में सुरक्षित हैं? और मेरे साथ जितनी भी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी सुरक्षित। विधानसभा चुनाव गुजर गया, लेकिन समस्या क्या दिखता है जो अब इतने साल बाद भी लोग उसको झेल रहे हैं? अगर मौका मिला, जनता ने मौका दिया, तो उस पर ज्यादातर आप जोर देंगे काम करने के लिए। क्या दिखता है बाढ़ में समस्या? जब मैं वहाँ के हॉस्पिटल विजिट करने के लिए गई तो मुझे ऐसे कई केसेस दिखे जिसपे कोई काम नहीं कर रहा। मैं शिक्षा पे काम कर रही थी, मैं रोजगार पे काम कर रही थी। बिहार को लोग बेच रहे हैं, बिहार की कहानियों को बेच रहे हैं, गाँव को बेच रहे हैं, लेकिन बिहार में फिल्म नहीं बन रहा है। जितने भी यहाँ के छुपे कलाकार हैं उनको निकालूंगी और उनको सीखने का मौका दूंगी। काफी आर्टिस्ट भी हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैं, वो हमारे साथ आएंगे। कहाँ पर कमी है जिस वजह से लोग बिहार में फिल्म बनाना नहीं चाहते? गैंगस्टर कुछ नहीं कर सकता, वो लोकल लेवल पे ही बस अपनी गैंग बना के लोगों को बेवकूफ बनाता है। कि धरातल से जुड़ी हुई चीजें आप निकालें और उसको कंटेंट प्लस कॉन्टेक्स्ट बना के मार्केट में परोसें। और अब याद रखिएगा कि वो बिहार नहीं रहा, अब का बिहार नया बिहार है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। बिहार बढ़ रहा है और बिहार को बढ़ाने में जितना योगदान राजनेताओं का है, आम जनता का है, उतना ही योगदान बिहार की बेटियों का भी है। हमारे साथ में बाढ़ की बेटी नेहा सिंह है जो अब बिहार की बेटी बनने वाली है। तमाम बिहार के लोगों को बड़े पर्दे पर लाने का एक सपना लेकर आगे बढ़ी हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका नेहा सिंह। बहुत बहुत प्रणाम। ये जो नया नाम आने वाला है आपके लिए, बिहार की बेटी, बाढ़ की बेटी से आप प्रचलित हैं और कहीं भी सोशल मीडिया पर आपका नाम अगर कोई डाले तो आपका चेहरा दिखता है। तो ये जो बिहार की बेटी बनने का एक प्रोसेस है, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव हो रहा है और बिहार में कितना मज़ा आ रहा है? देखिए, मैं तो यहाँ की जन्मी हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया और बहुत बहुत थैंक्स टू यू, ऑल ऑफ यू, सभी को। मैं बाढ़ की पैदाइशी हूँ। मैं बाढ़ से, मेरा जन्मभूमि है और यूँ कहूँ तो बाढ़ की बेटी का नाम मुझे बाढ़ वासियों ने ही दिया। बिल्कुल। मैं तो नेहा सिंह बन के मतलब जो पैदा ली थी, जो मुझे नाम मिला, उसी से मेरा जो कॉन्सेप्ट था उससे आगे बढ़ता गया। पढ़ने लिखने गई, बाहर आई, फिर मैंने जब यहाँ पे सोसाइटी से जुड़ के जब काम करना शुरू किया, मेरा एक फाउंडेशन है, राम लक्ष्य फाउंडेशन, जो मैंने अपने दादा दादी के नाम पे इसको रखा था। तो एकदम से ऐसा मन हुआ कि मैं जाकर मतलब बाढ़ के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने काफ़ी जगह पे, काफ़ी स्टेट पे काम किया, लेकिन मुझे जब ये फील हुआ तो मैं आई करने के लिए। और जब यहाँ के लोगों से जुड़ी और बाढ़ वालों ने जो मुझे प्यार दिया और उन्होंने मुझे एक नाम दिया, बाढ़ की बेटी, तुम फलाना। अब वो होता है ना, हम लोग गांव में यूज करते हैं कि अरे तुम बबलू की बेटी हो, तुम वो उपेंद्र बाबू की पोती हो, तुम फलाना की बेटी हो। ऐसा जो पहचान मिलता है वो नहीं मिला। उन्होंने जो मुझे पहचान दिया वो नाम बहुत बड़ा था। मतलब एक विधानसभा है, वो बाढ़ एक क्षेत्र है, उसको उत्तरकाशी बोलते हैं, मिनी चित्तौड़ बोलते हैं। तो उसका बेटी बोलना अपने आप में एक स्वाभिमान दिखाता है। मतलब मुझे बहुत गर्व फील हुआ कि लोग कहते हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं और यहाँ बेटियां पराया धन नहीं, बेटियां अपनी हैं। बिल्कुल। और उस नाम को लेकर मैं आगे बढ़ी
और आज मुझे भगवान ने चाहा तो मैं बिहार की बेटी क्या पूरे हिंदुस्तान की बेटी बन के बिल्कुल। दिखाऊंगी। एक सवाल ये होगा कि बाढ़ में आप लगातार प्रयास की, आपके दादा परदादा भी आपके राजनीतिक क्षेत्र में रहे, सामाजिक क्षेत्र में भी रहे, मुखिया जी से प्रसिद्ध हुए। जी कितना फ़ायदा मिलता है, मतलब उस नाम का कितना कुछ आपको बेनिफिट मिला आगे जाकर? देखिए, कहीं ना कहीं जो मैंने आज तक की राजनीति देखी है उसमें फायदा तो मिलता है। कुछ लोग लेगेसी के नाम पे आगे बढ़ते हैं, चीज़ें होती हैं। हमारे परदादा जी थे मुखिया और कोई राजनीति पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, और हमारे बीच जनरेशन गैप पर दादाजी और उसके बाद दादाजी, फिर पापा, फिर मैं, हम उस जनरेशन के हैं। तो वो जनरेशन गैप को फिल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और बात की जाए कि जो हमारे परदादा जी, वो कहते हैं ना कि आप जो भी करते हैं उस कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है, वो चाहे आपको मिले या आपके बच्चों को मिले। तो मेरे परदादा जी एक बहुत अच्छे समाज सेवी थे। मेरी परदादी जी भी समाज सेविका थी। उन्होंने एक मुखिया जैसे छोटे पद को संभाला। उनका एक वर्चस्व था उस टाइम पे, जैसे गरीब बच्चियों की शादी करवा देना, जो मतलब नौकरी चाकरी नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, उनका व्यवस्था देखना, सब कुछ करते थे। तो कहीं ना कहीं तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि उनकी वजह से मुझे भी उनका आशीर्वाद मिला कि मुझे आज जो शक्ति चाहिए एक लड़की को आगे बढ़ने की, वो मुझे मिली, और वो यूनिवर्स से मिली, वो पावर मुझे वहाँ के लोगों से मिली। और ये आशीर्वाद तो उन्हीं का है, और उनके नाम से मुझे बहुत चुनौतियां तो बहुत आई, लेकिन वो चुनौतियां अपने आप से खत्म भी होती चली गई। बाढ़ से आप जुड़ी रही लगातार, अभी भी जुड़ी हुई हैं आप। तो विधानसभा चुनाव गुजर गया, लेकिन समस्या क्या दिखता है जो अब इतने साल बाद भी लोग उसको झेल रहे हैं और आप उस नज़रिए को देख रही हैं? अगर मौका मिला, जनता ने मौका दिया, तो उस पर ज़्यादातर आप जोर देंगे काम करने के लिए। क्या दिखता है बाढ़ में समस्या के तौर पर? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, ये तो मुझे दिखा क्योंकि मैंने बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम किया। इसमें किसी का दोष नहीं है। मैंने जो समस्या देखा, यूथ के बीच देखा, महिलाओं के बीच देखा, जो उनको कोई समझा नहीं सकता, उनका कोई मार्गदर्शन नहीं है। जब मैं वहां पे जुड़ी तो लोग मुझसे ज्यादा अटैच्ड क्यों हुए? क्योंकि एक तो मैं युवा हूँ, और महिला भी हूँ। तो महिलाएं खुल के बात करने आती थी। उनको लगता नहीं, पहली बार बाढ़ में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें एक महिला जो है महिला के साथ खड़ी है, हम कुछ बोल सकते हैं। और मैंने क्या किया था, मैंने अवेयरनेस फैलाया था। मैं महिलाओं को ये बताई थी जैसे कि अगर आपके पीरियड्स का टाइम चल रहा हो तो आप उसमें मतलब झेपे ना, उसको खुल के लाएं। जब मैं वहाँ के हॉस्पिटल विजिट करने के लिए गई तो मुझे ऐसे कई केसेस दिखे जिसपे कोई काम नहीं कर रहा, लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगा कि आज के टाइम पे मतलब कहीं ना कहीं हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और हम अपने ज़मीनी स्तर पे काम ना करके अपने जन्म स्थान को नहीं वहाँ पे फलीभूत कर रहे हैं। तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितने लोगों के लिए काम कर लें। तो ये एक दिल से आवाज़ आई और मैंने उस पर काम करना शुरू किया, लोगों से जाके मिलना शुरू किया, विलेजेस में जाना शुरू किया, बच्चियों से मिली, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, सब पे काम किया मैंने जितना हो सके, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। और सोशल मीडिया में भी चीज़ें हैं काफ़ी कुछ। तो उन लोगों ने मेरे साथ खड़ा होने का उस टाइम पे मुझे सपोर्ट करने का पूरा स्टेप लिया। और मैं आपको कहना चाहूँगी एक चीज़, जो जिस फैमिली से मैं भी आती हूँ ना, ये पैट्रियार्टिक वो है, समाज है हमारा। हम लोग एक बेटे को बहुत तवज्जो देते हैं, बेटियों को नहीं देते हैं, ठीक है। वो मैंने अभी आपको बोला था कि बेटियां पराया धन है, ये कहाँ से आया, क्यों आया? हमने ही तो लाया है। हमने जब सबको सारा स्टेप शुरू ही होता है अपने फैमिली से, अपने परिवार से। आप इस माहौल में देखिए, सोसाइटी में पहले जब बेटियां पैदा होती थी तो भ्रूण हत्याएं कराई जाती थी। ऐसे कई केसेस आए हैं सामने। तो ये केसेस किसने लाए? एक माँ बाप ने, एक परिवार ने। अगर ये केसेस लाना ही छोड़ दें तो बेटियां कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएंगी। इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे ये लेंगे जी। राजनीति से जुड़ी हैं, भाजपा से जुड़ी हैं आप। जी, जी। राजनीति में जब आप आई, आप जब ये समस्याओं को देख रही हैं, महिलाओं के लिए खास करके एज अ वुमेन, आपको क्या समस्या राजनीति के तौर पर दिख रहा है? कितना संघर्ष है राजनीति में महिलाओं के लिए? सबसे पहले तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या, चुनौती ही आ गया कि मेरी एज।
वैसे तो मैं इसको नहीं मतलब मानती, लोग जो ज्यादा उम्र वाले को ज्यादा तवज्जो मिलता है क्या राजनीति में? हाँ, मैंने देखा कि 50-60 साल वाले लोग अपने आप को युवा नेता बोल रहे थे। हाँ, तो आप क्या होगा? हाँ, तो मैं फिर संकोच में पड़ गई कि मुझे क्या बोलना चाहिए फिर अपने आप में। ठीक है। लेकिन ये एज सबसे, और वो था भी क्योंकि जब मैं पहला कदम रखी थी तो मैं नई थी, हालांकि उद्यमी थी, तो बहुत कुछ मैंने एक्सपीरियंस पहले ही कर लिया था, लेकिन राजनीतिक तौर पे मैं जुड़ी नहीं थी कभी भी। तो जैसे क्या था ना कि एज में अब जो पहले से रेस में थे वहां पे, तो उनके लिए मैं नहीं थी, मेरी सोच नहीं थी, तो वहां पे काफी चुनौती। और जैसे कि मैंने बताया, मैं युवा भी हूँ, मैं महिला भी हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए कितनी बड़ी चुनौती उस टाइम पे आ गया था। पर मैं उसे घबराई नहीं, डरी नहीं। लोगों ने मेरी सोच को हटाने की कोशिश की, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, जबकि मैं ग्राउंड रियलिटी समझ चुकी थी। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। मैं शिक्षा पे काम कर रही थी, मैं रोजगार पे काम कर रही थी, मैं युवाओं को जोड़ रही थी वहां पे, लेकिन उस टाइम पे मतलब मुझे काफी दबाने की कोशिश की जा रही थी। और कहीं ना कहीं जो बहुत सालों से लगे हुए हैं, जो उस परिवेश में पले बढ़े हैं, वो कोई नहीं चाहता कि मेरा कंपटीशन किसी और से हो और आज के नए लोगों से हो। तो उनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था। पर मेरे लिए सबसे पहली चुनौती तो एज आई, और दूसरी चुनौती ये आई कि मैं महिला हूँ। और जो माहौल है, जो हमारी सोसाइटी, चूंकि मतलब यूपी बिहार का ही ये सोच है कि महिला को आगे नहीं आने देते हैं, लोग सोचने नहीं देते हैं, उन पे सवाल जवाब इतने उठते हैं। तो कोई भी अगर किसी के घर में मैं पूछती हूँ कि बेटियां हैं, तो ना माँ बाप चाहेंगे कि हमारी बेटियों का कोई अपमान करे। तो सबसे पहले ये सोच बदलने की जरूरत है, बिल्कुल महिलाओं को सम्मान देने की जरूरत है। एक सवाल इस पर आपसे लेते हैं। राजनीति में आप एक्टिव हैं, अभी एक सांसद हैं, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, आप जानती होंगी। उनका एक बयान आया था किसी चुनाव के बाद कि महिलाओं को लेकर के, कि राजनीति में जो महिलाएं सक्सेस हो रही हैं, या टिकट को लेकर या बाकी चीज़, उन्हें सोना पड़ता है, या 19% वैसी महिलाएं हैं। कैसे देख रही हैं आप? एक तो ये बड़ा आरोप था। पहले तो ये सवाल ही अजीब सा है। महिलाएं क्या, मतलब मुझे तो लगता है सबको ही सो के ही सक्सेस, जब तक आदमी सोएगा नहीं तब तक आदमी आगे काम कैसे करेगा? पहले आप ये बताइए कि जो आदमी को रेस्ट करने की तो जरूरत होती है, और रेस्ट मतलब राजनीति में महिलाओं पर एक दबाव होता है क्या कि आपको किसी नेता के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब ही जाकर आपको उसका फ़ायदा मिले, टिकट मिले, या कहीं बड़ा पद मिले? ऐसा कुछ दबाव कभी आप देखी, अपने आसपास में देखी, कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं, ये बहुत ही वाहियात घटिया सोच है। मैंने भी ये चीज़ सुना था, हालांकि मैंने इसको बहुत अलग वे में लिया क्वेश्चन को। ये बहुत ही घटिया सोच है, और मुझे मानना है कि जिन्होंने ये बात कही उनको माफ़ी मांगी है उन्होंने, और भी उनको शर्मसार भी होना चाहिए था, क्योंकि 90% महिलाएं, आप जिनके घर में, इस बयान से तो महिलाओं की चुनौती बढ़ जा रही है ना। जब ऐसे सोच के लोग रहेंगे तो फिर वो भूल जा रहे हैं ना कि उनको जो वोटिंग करने आई थी उसमें भी महिलाएं थी। बिल्कुल, है ना। उन पे किसी तरह का दबाव नहीं हुआ, और उनके घर में खुद की बीवी भी राजनीतिक दौर से गुजर रही हैं, तो उसमें तो कोई दबाव नहीं उन पे दिया गया। अब वो उनकी सोच इतनी घटिया हो सकती है, ये तो भाई मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है, स्पीचलेस है। और मुझे लगता है कि उनकी सोच बदलने की ज़रूरत है, लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है। जब वो साफ रहेंगे तभी उन्हें माहौल भी साफ दिखेगा। एक सवाल इस पर, बाढ़ से आप तैयारी कर रही थी जी, बाढ़ में टिकट के लिए क्या आपसे भी पैसे की मांग की गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जो किया, अपने प्रेशर, अपने काम को दिखाया, अपने जनता को दिखाया। जनता के साथ मैं काम करती थी और जनता के साथ मैं आगे बढ़ती थी। मुझे पैसे वगैरह का डिमांड नहीं हो रहा था? नहीं, कभी नहीं। और मैं जिस पार्टी से जुड़ी हूँ वो पार्टी बहुत ही सक्षम पार्टी है कोई, और मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि पैसे क्यों। अगर आप काम करते हो तो आपका काम बोलता है, बिल्कुल, है ना। अगर मैं आपके हिसाब से या दुनिया के हिसाब से अगर मैं बहुत कम समय में कुछ काम कर रही हूँ, वो कैसे दिखा? क्योंकि मैंने किया। अब जो करेगा ही नहीं उसका काम क्या, मतलब वोटिंग के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे 10 महीने पहले से आप जाग के सोचोगे कि मैंने जनता को बेवकूफ बना दिया, तो वो काम तो कभी नहीं दिखता है, ना ही बोलता है। बिल्कुल। एक सवाल आरक्षण को लेकर के, महिलाओं को आरक्षण देने पर जोर ज़्यादा करते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, विपक्ष हो या फिर एनडीए हो, तमाम लोगों का जोर है महिलाओं को आरक्षण देने पर। आप विमेन हैं, कैसे देख रही हैं इसको? आरक्षण मिलना चाहिए, किस आधार पर, कैसे मिलना चाहिए? मुझे तो लगता नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत है। मुझे लगता है कि महिलाओं
एक बेटी जब पैदा होती है तो उनके घर से ही उनको सपोर्ट सिस्टम ज्यादा मिलना चाहिए, उनकी सोच बदलनी चाहिए। और जितना हम फोर्स करते हैं, जिस फैमिली से मैं भी बिलोंग करती हूँ उसमें भी बेटों को ज्यादा फोर्स किया, बेटों के लिए ज्यादा प्यार होता था, चीजें ज्यादा होती थी कि बेटे तो यहाँ हमारे भविष्य को उजागर करेंगे, हमारी नेक्स्ट कुर्सी संभालेंगे। पर मैंने उस सोच को बदला। क्यों बदला? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दकियानूसी बातें हैं। ये किसने बनाया? मेरा तो साफ साफ क्वेश्चन था अपने फैमिली से, पर उसको बदलने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। और आरक्षण और प्रशिक्षण दोनों की जरूरत हर किसी को होती है। आप नौकरी करने जाते हैं, मैं पूछती हूँ क्या आप बिना ट्रेनिंग लिए आप नौकरी कर पाएंगे? नहीं। प्रशासनिक भी करते हैं अगर, तो बिना ट्रेनिंग के आप वहां तक, चाहे फौजी हैं, बिना ट्रेनिंग के तो आप फौजी नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल। आप रेस में भी जाएंगे तो बिना ट्रेनिंग के तो नहीं जाएंगे। हर चीज का प्रशिक्षण जरूरी होता है। खासकर महिलाओं को चाहिए प्रशिक्षण राजनीति में आने के लिए, क्योंकि अभी भी उन लोगों के मन में डर है राजनीति को लेकर। नहीं, इवन मैं कहूंगी, मैं एक युवा भी हूँ, मैं महिला भी हूँ, मुझे जो कोई भी सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया गया है कि राजनीतिक बहुत खराब है, राजनीति में उल्टी सीधे चीजें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज की राजनीति पहले की राजनीति से बिल्कुल अलग है। आप देखिए ना, मौर्य के टाइम से, राजा रजवाड़े के टाइम से, जिन्होंने भी, क्या वो राजनीति नहीं करते हैं? राजा की नीतियों को ही राजनीति कहते हैं। एक राजा जानता है उसे प्रजा कैसे खुश रखना है, उसकी प्रजा का पालन पोषण कैसे होगा। उसमें कोई गलत बात नहीं थी, कुछ नहीं थी। क्या राजा की बेटियां नहीं राजनीति करती थी? अगर किसी युद्ध में उनके पिता की मौत हो जाती थी या उनके पति का मौत हो जाता था तो वो रानी बनके पूरे प्रजा को, पूरे स्टेट को लेकर चलाती थी। ऐसा कुछ नहीं है। भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए और निकलिए, आगे बढ़ के निकलिए, किसी से भी पीछे रहने की जरूरत नहीं है। एक सवाल आपसे ये होगा, आप लगातार बात जब कर रही हैं महिलाओं को प्रशिक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण की बात आप जब कर रही हैं, सरकार के नियत पर क्या कहेंगे आप? 33% आरक्षण को लेकर के जब चर्चा हुआ संसद में, उसके बाद विपक्ष ने उस कानून को गिराया, बाद में फिर सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से लगातार कैसे देख रही हैं? विपक्ष वाकई में नहीं चाह रहा या सरकार कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर राजनीति करना चाह रही थी? आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस पार्टी से मैं जुड़ी हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने तो अच्छा ही सोचा है। अब पक्ष विपक्ष वाले को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, ये तो वही कहानी हो गया। इस पे इतनी चर्चाएं हो रही हैं कि हमारी चर्चा बहुत छोटी पड़ जाएगी जी। अगर आपके पास आधा ग्लास पानी, आप उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी ग्लास या हाफ फुल ग्लास? क्या कहेंगे? मतलब ये बहुत बेवकूफ़ी बात है। विपक्षियों को बहुत दिक्कत हुई कि कोई जो हमारी सरकार है वो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, उनको ये चीज़ समझ नहीं आई या कभी उन्होंने सोचा नहीं था, वो हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया, तो उनको प्रॉब्लम तो हुई है। और महिलाओं को लेकर क्या, इसमें क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ाना अगर हमारी सरकार ने सोचा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अभी आपके भी उसमें गवर्नमेंट में महिलाएं हैं ना, आप भी तो आगे बढ़ रही हैं। आपको ये सोचना चाहिए ना कि इस पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, उल्टे सीधे कमेंट्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे गालियां बकी जा रही हैं, ये सब फालतू की बात है। ये सब एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है लोगों के थ्रू, जिसको मैं नहीं मानती और मैं युवाओं से भी बोलती हूँ कि इसको ना माने। युवाओं से बोल रही हैं आप प्रोपेगेंडा पे। एक सवाल ये है, अभी कॉकरोच जनता पार्टी खूब चल रहा है, पूरे देश भर में सोशल मीडिया में चर्चा है, कैसे देख रही है? ये युवाओं को भटका रहे हैं या युवाओं को जागरूक कर रहे हैं? आपका नजरिया क्या है इसमें? देखिए, मैं इस पे 2-3 पॉइंट्स बोलना चाहूंगी। बड़ा ही ये अच्छा सवाल किया आपने। पहली चीज तो ये सटायर है, ठीक है। 4 दिन में कोई पार्टी, 4 लोग मिलके कोई पार्टी नहीं बना लेते। और सबसे अजीब सी बात है कि जो पार्टी बनाया वो इंडिया में ही नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज कि ये जो ऐसी जो व्यंग और गाथाएं आती हैं वो सिर्फ 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहानी हो जाती है। अरे वो कल से धरना पे बैठने वाले हैं। हाँ, वो आपके शिक्षा मंत्री से जो है रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। देखिए, वो मैंने बोला नहीं, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये फालतू के युवाओं को लेकर और सबको एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आप हमारे साथ जुड़िए। ये भी देखिएगा, ऐसे कई ट्रेंडिंग चीजें, कई वायरल चीजें आई हैं जो हर 4 दिन में बंद होती हैं, हर 4 दिन में आती हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी उटपटांग चीजें आती हैं। आप बताइए ना, ये जो इतने लोग जुड़े हैं, इतने, ये क्या कर रहे हैं? इतने में तो स्टार्टअप खोल के आदमी काम करना शुरू कर देता। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ,
ठीक है, मैंने भी छोटी उम्र में, मेरी जितनी भी उम्र रही हो, लेकिन छोटी उम्र से मैंने काम करना शुरू किया। मैं तो कभी नहीं जुड़ी कॉकरोच जनता पार्टी से, कभी उनका सपोर्ट नहीं बनी। मैं अपने भाई बहनों, अपने फ्रेंड्स, अपने जितने भी हमारे युवा दोस्त हैं, सबको मैंने कभी नहीं बोला कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे तो आसपास कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिनको समझ में आ रही है ना कि ये एक सटायर है, ठीक है, उन्होंने अपनी पर्सनल चीजों को सोशल मीडिया के थ्रू फालतू की दकियानुसी बातें फैलाना शुरू की है। ये भी 4 दिन में रहेगा, फिर चला जाएगा, तो इसका कोई फायदा है नहीं। जमीनी स्तर पर नहीं देख रही हैं इसको आप चुनौती के तौर पे? नहीं, कोई बिल्कुल बेकार सी बातें हैं, ये सब चीजें नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जितनी योजनाएं बनाई हैं, अगर उसको लेकर यही लोग काम अगर कर रहे होते तो शायद, मैं तो मानती हूँ, अगर मिनिमम भी गिना जाता ना, तो 10 लोगों को स्टार्टअप और नौकरी मिल गई होती अभी तक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इन लोगों ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉकरोच है और कॉकरोच की तरह फैलते हैं, फिर एक टाइम आएगा कि वे बिल में जाके छुप जाएंगे या मर जाएंगे। एक सवाल इस पर लेंगे, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, खासकर वो लड़कियां देख रही होंगी आपको, एक रोल मॉडल के तौर पर आप आती हैं। ये जो पेपर लीक का मामला आ रहा है, लगातार सरकार के ऊपर दबाव है, पेपर लीक हो जा रहा है, नीट जैसे एग्जाम के पेपर लीक हो जाने, तो चुनौती तो है सरकार के लिए। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, आगे आना चाहिए। बिल्कुल, और कर भी रही है गवर्नमेंट। ये कहीं ना कहीं हमारे भी लोग के बच्चे हैं वहाँ पे, और सिर्फ ये एक बच्चों के लिए नहीं हुआ है। ये जितने भी ये पेपर लीक की बातें हो रही हैं, या जिसके भी थ्रू ये चीज़ें हुई हैं, वो उस पर सरकार प्रॉपर जांच पड़ताल कर रही है, और आज न कल उसका रिजल्ट सामने आएगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसके बारे में सरकार हमारी सोच भी रही है, और जल्दी से जल्दी इस पर सख्त कदम भी उठाया जाएगा। अब बीजेपी से आप जुड़ी हुई हैं जी, कितने साल हुए आपके, और कैसा अनुभव रहा है इसे? कई राज्यों में आप गई हैं, काम भी की हैं पार्टी के तौर पे, तो कैसा अनुभव रहा है इसमें संगठन में? क्योंकि दिखता है, लोग कहते हैं कि एक तरफ विपक्ष है, कांग्रेस है जो अब खत्म होने के कगार पर है, आरोप लोगों का लगता है, बाकी रीजनल जो पार्टियां हैं, लेकिन भाजपा में ऐसा क्या है, कई राज्यों में लगातार चुनाव जीतना संगठन के तौर पर एक मजबूत दिखता है। आपको क्या दिखता है, क्या अलग बनाता है बाकी पार्टियों से भाजपा को? देखिए, भाजपा, मुझे तो कभी किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप कोई पार्टी चूज करो। मैं शायद 19-20 साल की थी, मैं राजधानी दिल्ली में अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर रही थी, और उस वक्त जो सिनेरियो था यूपी में, मैं नोएडा में रहती थी, और उस वक्त जो सिनेरियो था, 4 बजे के बाद हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ करती थी उस टाइम पे, लोग बस के ड्राइवर तक बोलते थे कि बेटा अब घर जाने की बारी आ गई है। चलो, एक बार की बात है कि मैं अपने भाई का एडमिशन कराने के लिए गई थी, और वहाँ पे ग्रेटर नोएडा के साइड, और वहाँ पे मुझे ये पता चला कि वहाँ पे कुछ लोग अभी बदतमीज़ी करते हैं। शाम के शराब का टाइम होता है और वो निकल जाते हैं, लड़कियों का दुपट्टा खींचना, ये वो बहुत करते थे। लेकिन जो चेंजेस मैंने देखे 2017 के बाद, जब हमारी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी आए, तो उस टाइम से जो चीज़ें ड्रास्टिक चेंजेस हुई, वो तारीफ के काबिल था। और आज देखिए, हम काम करके, मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे तो सुबह से शाम तक कभी भी काम आता रहता है, मैं जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन सब लोग सपोर्ट करते हैं। अगर आप कहीं, मुझे लगता है, अगर आप किसी, भगवान न करे कि कोई कभी इस सिचुएशन में फंसे, लेकिन अगर आपको कभी किसी की मदद की ज़रूरत है, तो आपको लोग सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, वो घर तक छोड़ के आराम से जाएंगे। तो ये पार्टी मैंने खुद से चुना है। जब कहते हैं ना, हमारा नेता बहुत मजबूत है, 24 घंटा काम करता है, मतलब सोना जागना ये तो बात की बात है, लेकिन जब वो काम करके नेशनली और इंटरनेशनली अपने कंट्री को डेवलपमेंट की ओर लेके जा रहा है, तो आप उससे आप इंटरेस्टेड होते हो, आप वो काम देखते हो। देखिए, जो हम और आप कितना भी बोल ले, लेकिन जो परिवार का मालिक होता है ना, अगर हमारे दादाजी ने वो काम किया होगा ना, तो सारे बच्चों के लिए किया होगा। बिल्कुल, वो एक को नहीं देखते। वो जिस कुर्सी पे हैं, सॉरी मैं टोकना चाहूंगी, उसमें हो सकता है कि किसी के लिए कोई चीजें उनकी मर्जी से ना हो रही हो, आप अपनी बात रखिए, लेकिन इतना प्रोपेगेंडा लोगों को इतना मतलब डिस्ट्रैक्ट करके, उनका यूटिलाइज करके जो कर रहे हैं लोग आजकल, इससे मुझे चिढ़ है। एक मुझे लगता है कि मेरी जो एनर्जी आज आपको चिढ़ है क्योंकि आप भाजपा में हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने राजनीति ही चुना है लास्ट ईयर। इससे पहले मैं जुड़ी रही हूँ,
लेकिन मैंने क्यों चुना बीजेपी? क्योंकि बीजेपी में मुझे हमेशा वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वो स्ट्रॉन्ग क्या उसको बोलते हैं, जो सिचुएशन को सॉल्व करने वाले, वो हमें बीजेपी में मिले हैं, बीजेपी के अंदर मिले हैं। हमने उससे बीजेपी के पहले भी, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें भी मैंने देखा कि उस टाइम आई थिंक अखिलेश यादव की सरकार थी और उस टाइम पे सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी, लोग, लड़कियां नहीं निकल रहे, लड़कों की तो आप बात ही मत कीजिए, महानगर की बात कर रही हूँ मैं। तो जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैं किसी और पे ट्रस्ट क्यों करूं? और मैंने आज ये भी देखा कि जब से भाजपा हमारे साथ हुई, या भाजपा हमारी जो 22 स्टेट में आई हैं, उसके बाद उसकी स्थिति परिस्थिति चेंज हुई है। बिहार की बात करें, बिहार की बेटी बनने वाली हैं आप जी। पटना की बात की आपकी, पटना से शुरुआत आप जब की, पटना का माहौल क्या दिखता है आपको? ये बेटियों के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से पटना में सुरक्षित हैं महिलाएं, बेटियां? देखिए, मैं बाढ़ की बेटी हूँ और मैं सुरक्षित हूँ, और मेरे साथ जितनी भी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी सुरक्षित हैं। और जो आप अभी आरक्षण और प्रशिक्षण की बात कर रहे थे ना, हर बेटियों को स्टेप लेने के लिए सिखाना होगा। ठीक है, लोग तो डिस्टर्ब करेंगे, लोगों की मेंटालिटी है कि आप अपने आगे किसी को खुश नहीं देख सकते हो, आप अपने आगे किसी को चलने नहीं दे सकते हो, उससे लड़ना कैसा है? इफ सारी बेटियां फाइटर हैं, तो जब फाइटर बन के वो निकलेंगी ना रोड पे, तो उनको छेड़ने की औकात और हैसियत कोई नहीं रखी। लगातार राजनीति से जुड़े बात तो कर ही रहे, लेकिन जिसका परिचय मैंने आप शुरुआत में अपने दर्शकों से कराया कि आप बड़े पर्दे पर बिहार लाना चाहती है, बिहार को लाना चाहती हैं, कैसे दिख रहे जो काम है? सबसे पहले तो एक छोटा सा संक्षेप में कहें कि अपने काम के बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी, मैं रीजनल डायलेक्ट पे काम करती हूँ, क्षेत्रीय भाषाओं के ऊपर, और कलाकारों के बीच काम करती हूँ। कलाकारों को उनके क्षेत्रीय भाषा में उनको जो भी एक्टिंग सिखाना होता है, या मतलब फिल्म से रिलेटेड जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं, वो मैं प्रोवाइड कराती हूँ। वो मैं हर जगह करा रही हूँ। तो बिहार में मैं चाहती हूँ कि बिहार के जो यहाँ के जो लोग हैं, वो यहाँ के लैंग्वेज में आगे बढ़ें। उनको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ना हो कि दिल्ली और कोलकाता में उनको फाइनेंशियल क्राइसिस में भी है और उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए मैं पटना में, औरंगाबाद में, सीतामढ़ी में और गया में, साथ साथ बाढ़ में, ऐसे ऐसे जगहों पे मैं अपना इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाह रही हूँ। और वहाँ पे बच्चों को एज मच एज पॉसिबल मैं वहाँ पे उधर की व्यवस्था ला के यहाँ पे बैलेंस करवाऊँगी, और जितने भी यहाँ के छुपे कलाकार हैं उनको निकालूंगी और उनको सीखने का मौका दूंगी कि अगर उनको फिल्म में जाना है, या सिंगिंग कंपटीशन में जाना है, डांस कंपटीशन में जाना है, प्लेइंग कंपटीशन में जाना है, किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो खुद की तैयारी यहाँ रह के कर पाए, एक मैनेज्ड वे में कर पाए। तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। साथ साथ फिल्म सिटी में अभी जो बनने वाला है, उसके अंदर मैं फिल्म एकेडमी ओपन करने वाली हूँ। और मेरा ऐसा रहेगा कि काफ़ी आर्टिस्ट भी हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैं, वो हमारे साथ आएंगे, यहाँ के बच्चों से मिलेंगे और इनॉग्रेशन कराएंगे, और साथ साथ यहाँ रह के शूट भी करेंगे आप और हम लोगों के बीच। एक सवाल ये होगा, देखा जा रहा है कि बॉलीवुड में या कहीं भी कोई भी बिहार को लोग बेच रहे हैं, बिहार की कहानियों को बेच रहे हैं, गाँव को बेच रहे हैं, लेकिन बिहार में फिल्म नहीं बन रहा है। और चूंकि आप इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, क्या लगता है आपको कहाँ पर कमी है जिस वजह से लोग बिहार में फिल्म बनाना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते? रीज़न कुछ ऐसा रहा है कि हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है, हमारे बिहार की हिस्ट्री खराब रही है जी। लोग डरते हैं यहाँ आने से, चोर उचक्कों से डरते हैं, दकियानूसी बातों से डरते हैं, क्रिमिनल्स जो लोकल लेवल पे जो क्रिमिनल्स लोगों के साथ कुछ कुछ करते हैं, लाइक हफ्ता वसूली या चैन स्नैचिंग या कुछ भी, तो उस चीज़ों से यहाँ पे लोग डरते हैं। तो ये मतलब आप कह रहे हैं बिहार का छवि एक तरह से खराब ही है? हाँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं भी बिहार से हूँ, अगर मैं किसी को बोलती हूँ, मेरे सामने कोई बोल देता है कि अरे बिहार में तो ऐसे हैं, इस तरह के गैंगस्टर हैं, इतने गैंगस्टर फेमस हैं, तो मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ की मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ। मुझे मानना है कि आप गैंगस्टर बन के इतना फेमस क्यों हो रहे हो? गैंगस्टर कुछ नहीं कर सकता, वो लोकल लेवल पे ही बस अपनी गैंग बना के लोगों को बेवकूफ बनाता है और एक दूसरे को मारने मोड़ने की कहानी कहता है जी। डराता है। बेसिकली उनको ये लगता है कि हम मजबूत कैसे लोगों के बीच बने रहें, इसके लिए वो हर तरह से प्रयास करते हैं।
अब इसका जमाना नहीं रहा, लोग आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब उनकी ये चीजें नहीं चलेगी। अब तो बीजेपी आई है बिहार में पहली बार, और बीजेपी तो आपको पता ही है कि वो ऐसी चीजें चलने देंगी नहीं। और हमारे जो नए सीएम बने हैं वो हर टेक्नोलॉजी को लाने की प्रयास कर रहे हैं, और वो जल्द ही समय आने वाला है जिसमें हमारा बिहार शिक्षित भी होगा और लोग यहाँ पे आके बेखौफ रहेंगे। यहाँ की प्रशासन व्यवस्था बहुत मजबूत होगी, अधिकतर मजबूत होगी, और यहाँ पे पिछली बार की तरह ऐसी कोई चीजें नहीं होंगी, आराम से सब कुछ इसमें होगा। एक देखा जा रहा है कि कई भोजपुरी एक्टर्स हैं या डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि यूपी के मुकाबले अभी भी बिहार में सरकार की तरफ से वो प्रयास नहीं किया जा रहा है जितना यूपी में किया जा रहा है। सब्सिडी दिया जा रहा है फिल्मों पर, बिहार को भी चाहिए इस तरीके से बढ़ावा देने के लिए कुछ योजना लाना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई कमियां तो थी जिसको फुलफिल करने के लिए हम जैसे लोग आए हैं निकल के। हमें भी बहुत सारी चीजें पता चली बाद में कि कई स्कीम्स हैं हमारे, कई प्रधानमंत्री योजनाएं हैं जिसको लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे या लोग अवेयर नहीं है उससे। तो उस चीज को जनता के बीच रखने के लिए हम लोग आए हैं, और मैं पूरी तरह वादा करती हूँ कि मैं जल्दी पूरी तरह से प्रयास करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ तक ला के रखूं, और मैं बिहार को जितना डेवलपमेंट दे सकती हूँ अपनी मातृभूमि को मैं ज़रूर दूंगी। एक सवाल लोग चर्चा करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म का ज़माना है, सोशल मीडिया, और कुछ भी कंटेंट परोसा जा रहा है। सरकार के तौर पे भी कहा जाता है कोई कानून लाया जाए, अब तक आया नहीं है। क्या देखती हैं आप, जरूरी है या स्वतंत्रता जितना देना चाहिए वो ठीक है, देना चाहिए सरकार को? क्या इसको आपका नज़रिया क्या है इसमें? देखिए, जिस तरह से हमारे देश में अभी युवाओं के बीच ये चीज़ें बढ़ रही हैं, लाइक आप एडल्ट कंटेंट की बात करें या कोई भी सस्पेंडेड मूवीज़ की बात करें, तो गलत तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम उसको देखते हैं उस तरह की छवि हमारे दिमाग में, हमारे मतलब मेंटल स्टेट को प्रभावित करती है। तो मुझे लगता है कि उस पे इनकी प्रेशर होनी चाहिए कि ऐसा ना हो। और अगर आप कंटेंट के जरिए कुछ मार्केट में फ्लो करना भी चाहते हैं तो उसका एक मतलब उस लाइंस का कोई और डिस्क्रिप्शन हो, लाइक ब्लर कर देना, लाइक उस सेंसर चाहिए क्या? सेंसर बोर्ड यहाँ भी आना बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। और बात रही ओटीटी की, तो कुछ ही ओटीटी अब रह गए हैं जिसके लिए भी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है चीजों को करने के लिए। मेरा भी अपना ओटीटी, जय हो ओटीटी। पहले ये प्राइवेट मीडिया के नाम से था, एफजी फिल्म्स के नाम से, अभी जय हो का नाम उसको मैंने दिया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मैंने 51 शक्तिपीठों की व्याख्या की है, इसमें स्पोर्ट्स को मैंने दिखाया है, इसमें हमारी जानकी सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी मैंने काम शुरू किया है कि जानकी माता हमारी सीता मणि की थी, और वहां से कैसे कैसे आगे चीजें बढ़ी, कैसे पूरा रामायण तैयार हुआ, कैसे चीजें बड़ी आगे बनी, उस चीज को हम कैसे पूजते हैं, तो उसको हमने डे 1 से स्क्रिप्ट वाइज उस पे लाने की कोशिश की है। आप सब देखिएगा, इवन हमारे देश में इतनी सारी शक्तिपीठ है जिसका नॉलेज आज के लोगों को नहीं है, तो हम उस नॉलेज को एक्सप्लेन करना शुरू किए हैं थ्रू आवर ओटीटी चैनल। तो हमारी बाढ़ में रग्बी गेम बहुत फेमस हुआ था, वहाँ के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, खेल नहीं रहे थे, तो उसको मैंने प्रमोट किया है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं कि हमारी तरह और भी लोग सोचना शुरू करें कि धरातल से जुड़ी हुई चीज़ें आप निकालें और उसको कंटेंट प्लस कॉन्टेक्स्ट बना के मार्केट में परोसें, ताकि उस ब्रॉडकास्टिंग से जिसके दिमाग में वैसी चीज़ें आती हैं कि उसको इस तरह से हार्म पहुंचाओ, उस तरह से बेइज्जती करो, वो खत्म होके उसका उल्टा आदमी सोचना शुरू कर दे। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते होगा, बिहार की बेटी, बाढ़ की बेटी नेहा सिंह बिहार को किस नज़रिए से देख रही है, पर्दे की नज़र से कितना आगे ले जाना चाहती है? देखिए, बिहार अब तो आगे बढ़ेगा डेफिनेटली, और मैं नेहा सिंह, आप लोगों ने बाढ़ की क्या बिहार की बेटी बनाया है, तो मैं उस पूरी डेवलपमेंट को लाने की पूरी कोशिश करूंगी, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, और आप लोगों तक ला के पहुंचाऊंगी, और वो सारे टेक्नोलॉजी को, उस तकनीकी व्यवस्था को, उस क्षेत्रीय कलाकारों को, आपके अंदर जो टैलेंट कूट कूट करके भरा हुआ है, उसको मैं निकालने की कोशिश करूंगी, उसको आगे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और अब याद रखिएगा कि वो बिहार नहीं रहा, अब का बिहार नया बिहार है,
और ये जो सोच है ये भी बदलेगा समय के साथ, और वो समय भी बहुत जल्दी आने वाला है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ में बाढ़ की बेटी, बिहार की बेटी नेहा सिंह जी थे। साफ तौर पे बिहार में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, बिहार को बड़े पर्दे पर लाना चाहती हैं। बिहार में बहुत कुछ है और इन सब कुछ को दिखाने की एक कोशिश होनी चाहिए, और इसकी कोशिश जो है वो नेहा सिंह की तरफ से की जा रही है। लगातार हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।